Hello and welcome everyone. So this is Anjali and I welcome you all to this brand new chapter of class 7th, that is chapter number 12, पादप में जनन। तो पादपों के अंदर जनन कैसे होता है, पेड़ पौधों के अंदर जनन कैसे होता है। तो इससे पहले समझते हैं जनन का मतलब कि जनन का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है जन, तो इस जन का ही मतलब होता है नया जीव। ठीक है बच्चों, इस जन का मतलब क्या है, नया जीव। तो इस नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जनन। तो पौधों के अंदर एक नया जीव कैसे उत्पन्न होगा, उसे ही क्या कहा है हमने, जनन कहा है। तो जनरली हम करते क्या है कि हमें कोई पेड़ लगाना है, या तो आप तो मार्केट से खरीद लेते हो, या फिर क्या करते हो, लाइक हमें अगर आलू लगाना है तो हम क्या करते हैं, उसकी आई को कट कर लेते हैं, जो उस पर एक मुकुल आई हुई होती है जिसको हम आँख बोलते हैं, तो उसको काट लेते हैं और उसको गमले में लगा देते हैं। इसके अलावा आपने कई सारे पौधों को जनरली बीज से लगाया होगा, किसानों को बीज जो है बीज छिड़कते हुए देखा होगा अपने खेतों में। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, मोस्टली हम बीज से ही एक नया पौधा लगाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको यही सारी चीज़ें समझने को मिलेगी। लेकिन जिन पौधों के अंदर बीज नहीं होता तो उनके अंदर कैसे जीव की उत्पत्ति होगी, तो ये भी आपको इसी चैप्टर में समझने को मिलेगा। जनन की अनेक विधियां कौन सी हैं वो भी यहीं पे समझेंगे। तो चैप्टर के बिल्कुल लास्ट तक आपको बने रहना है, समझना है। काफ़ी इजी सा चैप्टर और बिल्कुल हम क्या कहते हैं, हलवा और खिचड़ी बना के समझेंगे बच्चों। तो देखो जनन की, तो यहाँ पे क्लियर हो गया जनन क्या है, कि माता पिता से, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, माता पिता से संतति का जो जन्म है उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब जनन की कौन कौन सी विधियां हैं उनको जानने से पहले हम जानते हैं कायिक अंग के बारे में। कायिक अंग यानी कि देखो, कायिक का मतलब ही देखो, हर किसी वर्ड से ही उसका मीनिंग आप निकाल सकते हो। लाइक यहाँ पे कायिक वर्ड है, तो कायिक मतलब काया, तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा काया। काया का मतलब क्या होता है, शरीर। तो पौधे के शरीर के कौन कौन से भाग होते हैं ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि पौधे के अंदर जड़ होती है, मेन भाग, तना होता है और पत्तियां होती हैं। तो जड़ क्या करती है, पानी का अवशोषण का काम करती है। जो तना है वो क्या करता है, वो पूरे पौधे के अंदर पानी को पहुंचाने का काम करता है और साथ ही फूड को पहुंचाने का काम करता है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि पौधों के अंदर कौन कौन से ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि क्या करते हैं, पानी का और भोजन का ट्रांसफ़र करवाते, परिवहन करवाते। तो वो आप उसके लिए जो पहले वाला चैप्टर है, परिवहन वाला चैप्टर, तो उसको जो है रीड कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। तो आगे देखिए जनन की विधियों में, तो ये बच्चों जो पौधे के मेन भाग हैं, लाइक मूल है यानी कि जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, तो इन्हीं भागों को कायिक अंग कहा जाता है। अब इन्हें कायिक अंग किस लिए कहा है, और तो ये सारी चीज़ें तुम आगे समझोगे। अभी देखो कि कायिक अंग इसे किसे कहा जाता है, मूल, तना और पत्तियां, यानी कि जड़, तना और पत्तियों को क्या कहा जाता है, यहाँ पे कायिक अंग कहा जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि आपने कई बार देखा होगा, एक सेकेंड रुकेंगे, तो आपने देखा होगा कि आम के पेड़ जो हैं वो वसंत ऋतु में क्या हो जाते हैं, पुष्पों से लद जाते हैं, फूल वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फूल आते हैं किस मौसम में आते हैं आम के पेड़ पे, हम कब खाते हैं आम, तो वसंत ऋतु में फूल आ जाते हैं, फूलों से लद जाता है। अब फूलों से जो है हमारा जो है बीज भी बनता है और फिर उनका फल भी बनता है। फल क्या है, आम है, आम के पेड़ का फल क्या है, आम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एक फल का निर्माण कहाँ से हो रहा है, बीज का निर्माण कहाँ से हो रहा है, तो एक बीज और फल का निर्माण बच्चों एक फूल से हो रहा है। तो इसीलिए जो फूल है जिसको पुष्प कह रहे हैं, तो वही जो है पौधे का जनन अंग होता है। क्या होता है, जनन अंग होता है। अब ये जो जनन अंग है वो दो तरह के होते हैं, यानी कि फूल के अंदर दो तरह के जनन अंग हैं, एक नर जनन अंग और दूसरा मादा जनन अंग। तो ये चीज़ इससे पहले वाले चैप्टर्स में आप देख सकते हो कि हमने जो है फूल के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। नर जनन जो भाग है उसके भी पढ़े थे, मादा जनन अंग है उसके भी भाग अलग से पढ़े थे आपकी 6th क्लास में। तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो, बाकी हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे
कि भाई जो हमारा नर जनन अंग है, मादा जनन अंग है, वो कौन कौन से होते हैं, फूल के अंदर कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो पौधों के अंदर दो तरह की जो है जनन होते हैं, दो प्रकार से होते हैं कह सकते हो, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी कि जिसके अंदर बीजों का यूज नहीं होता। तो अलैंगिक जनन कैसा है? अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पौधे का उत्पन्न करवाते हैं, ठीक है। यानी कि जो अलैंगिक है यानी कि वहाँ पे लिंग यूज नहीं होंगे। अब लिंग कौन से होते हैं, आप हिंदी में पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल हिंदी से ही सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो लिंग कौन से होते हैं? नरलिंग होता है, मादा लिंग होता है। जैसे आप पढ़ते हो वहाँ पे चाचा चाची, तो ये क्या है? ये लिंग है। तो यहाँ पे एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन के अंदर यानी कि जहाँ भी आ जाए वो मना कर रहा है कि यहाँ पे लिंगों का यूज नहीं होगा, बीजों का यूज नहीं होगा, क्योंकि बीज का निर्माण लिंग से होता है, नर जनन अंग से होता है, मादा जनन अंग से होता है। आगे है हमारा लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में जो नया पौधा है उसका निर्माण होता है बीज से। तो अब जानते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में भी समझेंगे। तो अलैंगिक जनन क्या है? जहाँ पे नए पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे उगाए जाते हैं बिना बीजों के या फिर बिना बीजाणुओं के, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन जो है देखा होगा आपने, यहाँ पे पहेली भी क्वेश्चन कर रही है कि यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं। तो पहेली सोचती थी कि भाई सारे ही पौधे जो हैं बीजों से उगते हैं, लेकिन आपने कभी जो है गन्ना, आलू, गुलाब या फिर कुछ और भी ऐसे पौधे हैं जैसे अंगूर हैं, तो इनके आपने कभी बीज देखे हैं? तो वो कैसे उगते हैं? ठीक है, तो उनके लिए ही होते हैं ये अलैंगिक जनन की विधियां, जिसमें पहली विधि है हमारी कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब मैंने बताया काया, प्रवर्धन का मतलब एक मतलब के वृद्धि होना, एक टाइप से कह सकते हैं, एक नए अंग का निर्माण होना। तो कायिक प्रवर्धन यानी कि यहाँ पे जो पौधे की काया है, काया क्या है? वहाँ पे पौधे की काया क्या है? मूल है, तना है और पत्तियां हैं, ये उसकी काया है पौधे की। तो इससे ही एक नए पौधे का निर्माण करवाना ही यहाँ पे कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी कि या तो पौधा जड़ से उगेगा या फिर तने से नए पौधे का निर्माण हो रहा है या फिर पत्तियों से निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन। यानी कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसके अंदर कायिक अंगों से नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। इसके लिए आपने देखा होगा गुलाब, तो गुलाब के क्या करते हैं? डंडी को कट करके उसकी कलम बनाई जाती हैं और कलम को ही लगा करके और नए पेड़ का निर्माण लगाया जाता है। मतलब नया पेड़ जो है गुलाब का कैसे उगाते? कलम काट के और तब उसकी लगाते हैं, ठीक है, जिससे एक नया पौधा उग जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे जो है कलिका निकल रही है। तो जो गुलाब है उसको उगाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कलम का यूज़ करते हैं, कलम बनाते हैं उसकी। इसके बाद देखो यहाँ पे होगा क्या कि कायिक कलियाएँ उससे विकसित हो जाएंगी, जिससे जो पौधा है वो फिर बड़ा हो जाएगा, फिर से उस पर फूल आएंगे। तो ये होता है हमारा कायिक प्रवर्धन। यहाँ आपने देखा होगा आलू दिखा रखे हैं, तो आलू की आँख है, ये आपने घरों पे भी देखी होगी कि आलू के अंदर से कैसे अंकुरित होते हुए पादप निकलते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा कट करके और लगा दें, सोयल के अंदर लगा दें, मिट्टी के अंदर लगा दें, तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो एक पौधे की काया से ही, ठीक है, एक पौधे की काया से ही नए पौधे का जन्म हो रहा है। तो इसे इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? कायिक प्रवर्धन कह रहे हैं। इसके अलावा जिंजर यानी कि अदरक में भी आपने इसी तरह से देखा होगा कि कैसे उसके अंदर से जड़ें निकल जाती हैं, कैसे उसके अंदर से जो है नया पौधा उग जाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे ही हल्दी के अंदर भी होता है। इसके अलावा अगर बात करें ब्रायोफाइलम के बारे में, अगर पत्थर चटका पौधा आपने देखा है, तो पत्थर चटका पौधा ऐसा है जिसके पत्तियों के किनारों से ही एक नई कली सी निकलती हुई दिखाई देती है।
तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आप देख भी सकते हो कि ब्रायोफाइलम जो है, मैं साथ में ही फोटो भी लगा दूंगी अगर अवेलेबल होगी यहाँ पे। तो ब्रायोफाइलम या पत्थरचट, जिसको जो है दर्द कहीं हो जाता है तो उसको लगाते भी हैं ब्रायोफाइलम की पत्तियों को। तो इसमें जो है पत्ती के किनारों पे कलिकाएं निकल जाती हैं, जिससे एक नया मुकुल बन जाएगा और नया पौधा बन जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ विधियां कायिक प्रवर्धन की, कैसे होता है। ये देख सकते हो यहाँ पे कि ब्रायोफाइलम का पौधा दिखा रखा है, ब्रायोफाइलम की पत्ती दिखा रखी है और उससे कैसे नए पादप निकल रहे, नए मुकुल निकल रहे। इसके अलावा कैक्टस को तो आपने देखा ही होगा। कैक्टस हम पौधे हम जब उगाते हैं कैसे उगते हैं वो, कि वो लगातार जो है गमला खुद फेल हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि उसमें जो नए पौधे हैं वो जन्म लेते हैं और उससे अलग हो जाते हैं, मेन पौधे से अलग हो जाएंगे और एक नया पौधा उगा लेंगे। तो इसी तरह से कैक्टस का पौधा भी वृद्धि करता है। अब बात करते हैं कि जो कायिक प्रवर्धन द्वारा जितने पौधे उगते हैं उनमें क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे यही हो गया कि भाई एक बिना ही मेहनत के खुद ही उग रहा है, हमें कोई बीज नहीं खरीदना पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यूज कि बीजों से उगाए जाने वाले जो पौधे हैं अब वो एक बहुत टाइम लेते हैं उगने में, ठीक है। एक तो हमें यहाँ बीजों का यूज़ नहीं हो रहा, दूसरा जो उगते हैं यहाँ पे कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे, उनमें कम अवधि लगती है, कम समय लगता है। तीसरी यहाँ पे क्या चीज़ है कि वो जो नया पौधा बनता है वो बिल्कुल अपने जिससे बना है, जिस पौधे से, बिल्कुल वैसा ही होगा, प्रतिलिपि होगा, ब्लूप्रिंट होगा, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वो एक ही से उत्पन्न हुआ है। और जो है अलग डिफरेंस जब आएंगे, जब दो पौधे जैसे नर जनन अंग और मादा जनन में अलग अलग के गुण आके जब बनते हैं तो उनमें अलग गुण आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखो और क्या यूज़ होंगे, तो 3 यूज़ तो हम कर ही चुके हैं। इसके विपरीत जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं, तो इसीलिए पादप बीज उत्पन्न करते हैं। तो 3 ही यहाँ पे 3-4 मेन पॉइंट थे यहाँ पे कायिक प्रवर्धन के आपके। नेक्स्ट है हमारी मुकुलन विधि। मुकुलन यानी कि मुकुल उत्पन्न होगी, ये होती किसके अंदर है, ये ईस्ट सेल के अंदर होती है। और ईस्ट सेल क्या होती है, ईस्ट सेल हमने पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीव होते हैं जो वाइन इंडस्ट्री यानी कि शराब बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। और किस विधि से बनाते हैं शराब को, किण्वन विधि से बनाते हैं। और इनका जो है जनन कैसे होता है, तो यहाँ पे याद रखना मुकुलन द्वारा होता है। यहाँ पे आपको ईस्ट सेल दिखाई दे रही हैं, ईस्ट एक कोशिकीय जीव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये तो कैसे जो है वृद्धि करता है, कैसे अपनी मुकुल बनाता है और जनन करता है, तो देखो यहाँ पे। तो फाइनली जो है आगे ग्रो जब करता है, वृद्धि जब करता है, तो यहाँ से एक मुकुल बन जाएगी। ये मुकुल ग्रो होती है और खुद को सेपरेट कर देती है, खुद को जो इसका पेरेंट्स भाग है, खुद की जो बॉडी है उससे अलग कर देगी। कई बार क्या होता है कि ये जो एक मुकुल है दूसरी मुकुल को पैदा करेगी, दूसरी मुकुल तीसरी मुकुल को पैदा करेगी और इस तरह की एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। तो ये विधि होती है ईस्ट के अंदर मुकुलन की विधि। इसके अलावा ईस्ट को हम ब्रेड बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, आजकल जो है इसको ब्रेड बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा छोले भटूरे में भटूरे बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ईस्ट, आपको याद रखना है कि एक कोशिकीय जीव होता है और मुकुलन विधि द्वारा अपना जनन करता है और साथ ही वाइन इंडस्ट्री में क्या करता है, ये किण्वन विधि द्वारा शराब बनाने का काम करता है। तो ये था ईस्ट के बारे में कि ईस्ट कैसे करता है। तो ये जो ईस्ट के अंदर छोटे बल्ब जैसी जो संरचना है, प्रवर्ध है, उसी को मुकुल या कली कहा जाता है। मुकुल वृद्धि करता रहेगा और फाइनली अलग होके अपने आप में एक नई कोशिका बना लेगा। अब बात करते हैं खंडन के बारे में। खंडन यानी टुकड़े, जब किसी जीव के टुकड़े हो जाएं और टुकड़े अलग अलग भाग से अलग अलग जीव बना दे तो उसी को खंडन कहेंगे। तो इसके लिए आपने जो है ठहरे हुए पानी जैसे तालाब वगैरह है तो उसके अंदर गुच्छे देखे होंगे, काई देखी होगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो काई देखी होगी। काई को कहें अगर अपनी साइंस की लैंग्वेज में तो सवाल कहेंगे या फिर स्पाइरोगैरा कहते हैं। तो स्पाइरोगैरा जो है कुछ इस तरह से दिखता है और ये जनन के लिए खुद को अपने 2 हिस्सों में बांट लेगा।
ठीक है, वृद्धि करेगा और तेजी से अपने हिस्सों को 2 हिस्सों में बांट लेगा। फिर ये 2 हिस्से ऐसे ही करेंगे, वृद्धि करेंगे, इतने बड़े हो जाएंगे और इसके बाद फिर से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से देखो बच्चों, कितने एक जीव से कितने सारे जीव यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये खुद के शरीर को बांट करके, खुद के शरीर के टुकड़े करके, खंड करके नया जीव बना रहा है, तो इसीलिए इसे खंडन विधि कहा गया है। आगे है हमारा बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु यानी कि यहाँ पे क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। आपने डबल रोटी या फिर ब्रेड को देखा होगा कि जब ज़्यादा कैसा मौसम होता है, बारिश वाला सीजन जब होता है, तो उस पर एक जालीनुमा रुई जैसी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, अगर ध्यान से देखा हो, जिसको हम बोलते हैं कि ब्रेड पे तो भाई फफूंदी लग गई, तो इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो वो जो फफूंदी है वो होती क्या है असल में, तो वो जो है उसी को फफूंदी ही कहा जाता है। तो ये फफूंदी जैसे जो जीव होते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा आवर्धक लेंस से देखने की कोशिश करोगे तो फफूंदी या फिर कवक इनको कहा जाता है। तो इनके अंदर इनकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखती हैं। तो इनके सिरों पे बीजाणु धानी बन जाती है और इन बीजाणु धानियों के अंदर ही बीजाणु होते हैं। इस तरह के बीजाणु होते हैं, गोल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, ये बीजाणु हैं और ये बीजाणु जब बारिश का मौसम होगा, कुछ फेवरेबल इनका टाइम होगा, तो ये फट जाएंगे और फिर से जो है नए जीव की वृद्धि करवाएंगे। एक बीजाणु से एक जो है कवक का पौधा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि डबल रोटी पे जो कि पॉलीथीन के अंदर, और वो भी हम फ्रिज में रखते हैं, तो वहाँ पे कैसे जो है ये फफूंदी हमारी कवक जो है कैसे पकड़ लेती है डबल रोटी में, कैसे हमारी डबल रोटी को या फिर ब्रेड को ख़राब कर देती है। तो उसका रीज़न बच्चों ये है कि जो हमारे चारों साइड वायु है उसके अंदर ये बीजाणु होते हैं। तो जैसे ही आपने पैकेट खोला, एयर वहाँ पे चली गई, तो जो भी बीजाणु थे वो ब्रेड पे जाके चिपक जाएंगे और वहाँ पे एक नए पौधे का निर्माण कर देंगे। तो इस तरह से कवक वहाँ पे लग जाएगी, फफूंदी लग जाएगी इस तरह से आपके ब्रेड के ऊपर। ठीक है, तो ये जो बीजाणु है अलैंगिक जनन हुआ। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है। जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्मी है, तो उस टाइम में ये ग्रो नहीं करेगा। कब ग्रो करते हैं ये, जब बारिश का सीज़न होता है। तो ये जो टाइम है बारिश का सीज़न, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी। अनुकूल मतलब जो उनको सूट करती हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो कि उनको सूट नहीं करती। जैसे अगर हमें ज़्यादा ठंड हो तो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा अगर हमें गर्मी हो तो भी हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ये जो है बोल रहा है कि यहाँ पे एक कठोर सा आवरण होता है जिसके अंदर क्या होता है, बीजाणु होते हैं। तो ये जो कठोर आवरण है इसको उच्च ताप और निम्न आर्द्रता से बचा के रखता है। तो इसके अलावा फर्न देख सकते हो, फर्न के अंदर भी ऐसे ही होता है, बीजाणु द्वारा ही जनन होता है। तो अब हम करते हैं अपना लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन है तो यहाँ पे क्या होगा, लिंग की इन्वॉल्वमेंट होगी। और लिंग कितने होते हैं, 2 लिंग होते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो जो नर जनन अंग है उनको पुंकेसर कहा जाता है, जो मादा जनन अंग है उनको स्त्रीकेसर कहा जाता है। तो पहले जो है हम जानते हैं एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प के बारे में। देखो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प यानी कि एक लिंग ही मिलेगा जहाँ पे पुष्प के अंदर, यानी कि एक फूल है उसके अंदर सिर्फ एक ही लिंग है। या तो नर जो है क्या होगा, नर जनन अंग होगा जिसे हम पुंकेसर बोल रहे हैं, या फिर मादा जनन अंग होगा जिसे हम स्त्रीकेसर बोल रहे हैं। एक फूल के अंदर एक ही अंग होगा। ठीक है, तो ये होता है किसके अंदर है, तो ये होता है भाई पपीते के अंदर, ककड़ी के अंदर, ठीक है, खीरे के अंदर। तो इन सभी के फूल जो हैं वो एक लिंगी फूल की तरह लगते हैं। द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, तो द्विलिंगी पुष्प जो हैं वो होते हैं जिनके अंदर दोनों लिंग ही एक ही फूल के अंदर मिलते हैं। अब ऐसा किसके अंदर होता है, तो ऐसा होता है हमारे सरसों के अंदर, गुलाब के अंदर, ठीक है, पिट्यूनिया के अंदर। तो इन सभी के अंदर क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, यानी कि एक लिंगी पुष्प एक ही लिंग होगा एक ही फूल के अंदर। द्विलिंगी फूल कौन से होंगे, जिनके अंदर दोनों लिंग होगा एक ही फूल के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है अपने मादा और जो क्या है
नर जनन अंग है उनको देखते हैं। तो इससे पहले है हमारा पुंकेसर। तो पुंकेसर के बच्चों दो भाग होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग हैं? यहाँ पे दो भाग हैं, एक होता है प्रागकोश, एक होता है तंतु या फिर इसको पुतंतु भी बोल सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है हमारा प्रागकोश है, ठीक है, प्रागकोश। तो प्रागकोश जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसके अंदर लोब स्ट्रक्चर है, लोब्ड है ये। एक मिनट के लिए रुकेंगे। तो ये क्या है? ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बनते हैं हमारे प्रागकण। क्या बनते हैं? प्रागकोश से प्रागकण बनते हैं जिनको नर युग्मक कहा जाता है। तो इस जो आपको यहाँ पे प्रागकोश दिख रहा है इससे बनता है नर युग्मक। क्या बनता है? नर युग्मक। और नर युग्मक क्या है? प्रागकण है। क्या है? प्रागकण होते हैं। यहाँ से चीज़ समझ आई कि पुंकेसर के दो भाग हैं, प्रागकोश, पुतंतु। प्रागकोश से बनते हैं नर युग्मक जिन्हें प्रागकण कहा जाता है। आगे है हमारा स्त्री केसर यानी कि मादा जनन अंग। तो इसके होते हैं 3 भाग और इसके 3 भागों में सबसे ऊपर वाला भाग जो है उसको हम बोलते हैं वृत्तिकार्ग। इसके बाद वृत्तिकार्ग जो है जुड़ी होती है अंडाशय से, किससे? वृत्तिका से। तो नली जैसी ये जो स्ट्रक्चर है उसको वृत्तिका कहा गया है और ये जो है क्या है? अंडाशय है और अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं बीजांड। तो ये आपने मटर के पौधे के अंदर देखा होगा कि मटर इसी तरह से होती है दोनों साइड से। तो यहाँ पे होते हैं उसके दोनों साइड क्या? फल होते हैं। तो ये क्या है? बीजांड होते हैं अंडाशय के अंदर। तो यहाँ पे पुंकेसर, स्त्रीकेसर क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रागकोश है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ भी देख लें कि जो बीजांड है, बीजांड यानी कि बीजांड के अंदर से मादा युग्मक पैदा होगा और मादा युग्मक जो है वो कहलाता है अंड। क्या कहलाता है? अंड कहलाता है। और पुंकेसर से जो नर युग्मक पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्रागकण, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रागकण। अब ये जब प्रागकण और अंड मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। और निषेचन से क्या बनता है हमारा? ठीक है, क्या बनता है हमारा? बनता है युग्मनज। युग्मनज। युग्मनज आगे बढ़ता है, भ्रूण बनाएगा, ठीक है। भ्रूण हत्या आपने सुनी होगी। तो भ्रूण बनाएगा और भ्रूण से बनता है हमारा बीज और फल जो कि हम खाते हैं, और बनता है फल। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया है? काफ़ी क्राउडेड हो गया है। तो एक बार फिर से समझते हैं। पुंकेसर से प्रागकोण रिलीज होगा, निकलेगा, और स्त्रीकेसर से यहाँ पे अंड निकलेगा। दोनों जब मिल जाएंगे तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन से युग्मनज बनेगा। युग्मनज पहली कोशिका, एक कोशिका बनेगी। फिर उससे जो है आगे बढ़ बढ़ के भ्रूण बनेगा और भ्रूण से हमारे बीज और फल बनते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका कि ये जो प्रागकण है वो कैसे जो है स्त्रीकेसर तक पहुँचते हैं। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें प्रागकण प्रागकोश से स्त्रीकेसर के वृत्तिकार्ग पे जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही प्रागण कहा गया है। तो यहाँ पे 2 टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर करके चलना है। एक है प्रागकण और एक है बच्चों प्रागण। तो प्रागण क्या है? जिसके अंदर ये प्रागकण कहाँ से जाते हैं? पुंकेसर के प्रागकोश से इस स्त्रीकेसर के वृत्तिकार्ग पे चले जाते हैं, तो उसको प्रागण कहा जाता है। अब ये कैसे जाते हैं? तो ये जाते हैं वायु के द्वारा, जल के द्वारा, या अगर इन पे कोई कीट बैठ जाए, जैसे कि फूलों के ऊपर मधुमक्खियाँ आती हैं, है ना। तो फूलों के ऊपर मधुमक्खी आती है तो उसका रीज़न भी यही है, ठीक है। क्या होगा कि जो भी प्रागकण है वो जो भी मधुमक्खी है या कोई और बर्ड आ रहा है तो उसके साथ चिपक जाएगी और वो फिर दूसरे फूल पे जाएगा तो वहाँ पे
हट जाएंगे और वहाँ पे क्या करवाएगा, निषेचन करवाएगा, परागण करवाएगा, ठीक है, परागण करवाएगा और उसके बाद होगा निषेचन। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर परागण एक ही फूल के अंदर, अब हमने द्विलिंगी फूल के बारे में पढ़ा था, द्विलिंगी फूलों में क्या था कि दोनों ही जो हैं जनन अंग होते हैं एक ही फूल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो स्त्री केसर भी है, ये स्त्री केसर भी है और ये यहाँ पे मादा भी है। तो ये कैसा फूल है, एक द्विलिंगी फूल है। तो जब इसके परागकण, देखो यहाँ पे इसके परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, इसके ही वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं, तो इसको स्वपरागण कहा है। इसके विपरीत पर परागण क्या है, पर मतलब पराया, जब दूसरे फूल पे जा रहे हैं, जब इस पराग का, एक सेकंड देखो अभी देखते हैं, जब इस परागकोश से परागकण निकल के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जाते तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। सो ये क्लियर है यहाँ पे, ये कैसे स्वपरागण होता है, कैसे पर परागण होता है। अब जब नर और मादा युग्मक, देखो इस तरह से, तो वर्तिकाग्र पे यहाँ पे हमारा परागकण आ गया है, ये अंकुरित होगा और अंकुरित होके इस तरह से एक नाली बनाएगा, जैसे आगे डायग्राम में दिखा रखा है। ये नाली बना के और कहाँ चला जाएगा, अंडाशय के अंदर तक पहुँच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो जो ब्लैक डॉट है, ये यहाँ किसको शो कर रहा है, नर युग्मक को शो कर रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो आप अंड है। तो ये जब दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, देखो युग्मनज बन रहा है, दोनों डॉट जब साथ में मिल गए तो यहाँ पे क्या निर्माण हो रहा है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। किस प्रक्रिया से हो रहा है, तो निषेचन की प्रक्रिया से हो रहा है। अब ये जो युग्मनज है वो और विकसित होके क्या बनाता है, भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण बना के हमारे फल और बीजों का विकास होता है। तो आप खाते हो फल और बीज, है ना, रसीले फल खाते हो, जो है गर्मी से का मौसम होता है तो हम कितने सारे फ्रूट खाते हैं, तो सेब, संतरा, आम, कितने सारे फ्रूट हैं हमारी डेली लाइफ में जो हमें डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं। बादाम खाते हो, अखरोट खाते हो, तो विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में हम बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं। तो कितने डिफरेंट टाइप के भी, कुछ फल गुदेदार रसीले होते हैं जैसे कि आम है, लेकिन कुछ कठोर हैं जैसे कि बादाम है, अखरोट है, कितना तोड़ना मुश्किल हो जाता है, जिसको दीवारों के बीच, दीवारों नहीं मतलब दरवाजे के जो लगी होती हैं, दरवाजे के बिल्कुल वहाँ पे रख के हम उसको तोड़ने का काम करते हैं। आगे है बीज प्रकीर्ण, यानी कि बीज कैसे एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हो। आप देखते हो कि डिफरेंट एक ही जगह, मतलब एक ही पौधा अलग अलग स्थान पे कैसे प्रकृति में लगा हुआ होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि कैसे एक पौधा अलग अलग जगह पे पहुँच गया, यानी कि उसका बीज भी वहाँ पे अलग जगह पे गया होगा। तो बीज प्रकीर्ण यानी कि बीज कैसे जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसे ही बीज प्रकीर्ण कहा गया। तो इसके लिए अलग अलग माध्यम होते हैं, जैसे कि हवा से जा रहा है, ठीक है, पानी से जा रहा है, या फिर हो सकता है फट रहा है, बूम करके फट रहा है। लेकिन अगर एक ही पौधे के सारे बीज अगर उसी पौधे के आसपास हो जाए तो क्या होगा, तो उनमें स्पर्धा हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा। किस चीज़ का, पानी का, जो भी चीज़ वो खा रहे हैं उसका, है ना। एक तो कई सारे अगर बच्चे होते हैं तो उनके अंदर कंपटीशन हो जाता है, एक टाइप से बोल सकते हो कि कम कम मिलेगा, उन सभी को थोड़ी थोड़ी चीज़ें देनी होंगी। लेकिन अगर एक बच्चा होगा या दो बच्चे होंगे तो उसका क्या होगा कि उनको भरपेट खाना मिलेगा। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ समझने वाली है कि पौधों के अंदर भी जो है बीज एक स्थान से दूसरी स्थान पे चले जाते हैं, जिसको बीज प्रकीर्ण कहा गया है। इसके लिए पौधों के अंदर डिफरेंट तरीके हैं कि किस किस तरह से जाता है। तो फलों और बीजों का प्रकीर्ण हवा से होता है, जल से होता है और कुछ जंतुओं से होता है। जैसे यहाँ पे आपको ड्रम स्टिक दिखा रखी है और द्विफल यानी कि मैपल के बीज को दिखा रखा है। तो इनके पास हैं पंख, ठीक है। जैसे ही हवा चलेगी तो बीज पौधे से निकलेंगे और हवा में उड़ के कहाँ तक पहुँच जाएंगे, जहाँ भी ठहरेंगे तो वो एक नया पौधा बना लेंगे, उनको पानी मिल जाएगा वहाँ पे, तो वो एक क्या बन जाएगा, नया पौधा वहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से होता है बीज प्रकीर्ण, इन्हीं तरीकों से, ठीक है। तो अलग अलग जो बीज होते हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो सूरजमुखी के रोम युक्त फल हैं और मदार के रोम युक्त फल हैं, ताकि इजीली उड़ सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएं। इसके अलावा
कुछ पौधों के जो फल हैं वो झटके के साथ बम की आवाज़ करके, जैसे बम फटता है ना, तो वैसे ही फटते हैं, जिससे क्या होगा, जितने भी बीज हैं वो दूर दूर तक पहुंच जाएं। तो दूर दूर तक पहुंचाने का मतलब ही क्या है, ताकि हर किसी बीज को स्पर्धा ना करनी पड़े, कंपटीशन ना करनी पड़े पानी की, खनिज लवणों की, ठीक है, सूरज का प्रकाश है, ठीक है, तो उसकी स्पर्धा ना हो ज़्यादा। तो वो जहाँ भी जाएं, अलग अलग स्थान पे जाएं, अगर अलग अलग होंगे तो उनको सभी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे मिलेंगी। तो इस तरह से होता है हमारा बीज का प्रकीर्णन, और यहाँ होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 12, 7th क्लास का चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ पादप में जनन। तो काफ़ी इजी चैप्टर, हमने लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में यहाँ पे विभिन्न विधियों में पढ़ा है। इसके बाद हमने लैंगिक जनन के अंदर पौधे के विभिन्न भाग से लेकर के, ठीक है, और कैसे बीज बनता है, ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे हमने जानी है। तो कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है और कोरोना से बचे रहना है।